आज हर कंट्री ये चाहता है कि वो रिसोर्सफुल हो, चाहे उसके लिए कोई भी उसे सीमा लांघनी पड़े, क्योंकि रिसोर्सफुल ही आज के टाइम पे पावरफुल कहलाता है। और रिसोर्सफुल होने के लिए कोई भी कंट्री लाखों जान दे भी सकता है और लाखों जान ले भी सकता है। और ये प्रूफ किया था ब्रिटिश के एक ज्योग्राफर ने, जिनका नाम था सर मैकेंडर जी। और इनने ये प्रूफ किया था 1905 में और 1904 में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं गुरु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल गुरु उपाध्याय पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी थ्योरी का जिसने सारे कंट्रीज को ये बता दिया है कि रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो भी इतने इम्पोर्टेंट कि अगर कोई कंट्री रिसोर्सेज से भरा हुआ हो तो पूरी दुनिया पर राज तक कर सकता है। दोस्तों, 1904 में और 1905 में ब्रिटिश ज्योग्राफर सर मैकेंडर जी ने एक थ्योरी निकाली थी जिसका नाम उन्होंने रखा था जियोपॉलिटिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री। और अब जो दोस्तों आप इसमें पाइवोट वर्ड सुन रहे हो, इस पाइवोट वर्ड का मतलब है कोई कंट्री का ऐसा एरिया जो रिसोर्सेज से भरा हुआ हो और चारों तरफ से सेफ हो, उस पर कोई दूसरा दुश्मन कंट्री हमला ना कर सके और उस पर अपना राज नहीं कर सके। दोस्तों, आप और मैं हम सभी जानते हैं कि इतिहास में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए वो रिसोर्सेज को लेके हुए हैं। दोस्तों, हम चलते हैं अभी 1904 और 1905 के वर्ल्ड मैप पर, इसलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप पर लेकर चलता हूँ। उस समय अमेरिका का तो कोई रोल था ही नहीं, और मैकेंडर जी के हिसाब से पूरा वर्ल्ड दो पावरफुल लैंड मासेस में डिवाइडेड था, एक तो यूरेशिया और एक अफ्रीका। यूरेशिया मतलब यूरोपियन कंट्रीज और एशिया। और दोस्तों, उस समय मैकेंडर जी ने पाइवोट एरिया रखा था रूस के नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर नॉर्थ की साइड में था बेहद ठंडा साइबेरिया और साउथ की साइड था बहुत ही सुंदर स्टेपी ग्रासलैंड, जो दोनों ही रिसोर्सेज से भरे हुए। और दोस्तों, इसी पाइवोट एरिया के वेस्ट में है यूराल माउंटेन्स, जो कि इस पाइवोट एरिया की सुरक्षा करते हैं वेस्ट की तरफ से। और इसी यूराल माउंटेन्स के जस्ट बगल में एक रिवर बहती है, जिस रिवर का नाम होता है प्रिपेट रिवर। और ये प्रिपेट रिवर जहाँ जहाँ पे बहती है, ये वहाँ पे बनाती है एक प्रिपेट मार्शी एरिया, यानी कि दलदली क्षेत्र। और ये क्षेत्र और ज्यादा दलदली तब हो जाता है जब विंटर्स के सीजन में यहाँ पे बारिश होती है। दोस्तों, ये वही प्रिपेट मार्शी एरिया है जिसकी वजह से हिटलर को रूस में हार का सामना करना पड़ा था। पर दोस्तों, अपने टॉपिक से हम नहीं भटकते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि पाइवोट एरिया किस तरह से चारों तरफ से सुरक्षित है। ऊपर से अपनी नॉर्थ की साइड से बेहद ठंडे साइबेरिया से, साउथ की साइड से स्टेपी ग्रासलैंड से, और दोस्तों वेस्ट की तरफ से यूराल माउंटेन्स और प्रिपेट मार्शी एरिया से, और ईस्ट की साइड से पैसिफिक ओशियन से। इस तरह से ये पाइवोट एरिया मैकेंडर जी के हिसाब से चारों तरफ से सेफ था। इसीलिए ही दोस्तों मैकेंडर जी ने कहा था, Who rules the heartland commands the world island. This area, the pivot area, is the key to global empire. कि जो पाइवोट एरिया को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। पर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद मैकेंडर जी ने अपनी ही थ्योरी को 1919 में मॉडिफाई करके उसका नाम जियोपॉलिटिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री को हटा के उसका नाम रख दिया हार्टलैंड थ्योरी। और क्यों? एक्चुअली दोस्तों, मैकेंडर जी को बहुत बड़ा डर बैठा हुआ था। If the heartland is not secured, if Russia rises again from the ashes, we have solved nothing. कि अगर जर्मनी ने पाइवोट एरिया को अपना कब्जा कर लिया उस पर, तो हम क्या करेंगे? पर मजे की बात तो ये है दोस्तों कि मैकेंडर जी को ये डर भी तब आया जब जर्मनी हार गया था। और वो डर क्यों आया? क्योंकि मैकेंडर जी पूरी तरह से जर्मनी के कैपेसिटी को जानते थे और उन्हें भरोसा था। और दोस्तों, मैकेंडर जी का ये भरोसा गलत नहीं था, क्योंकि 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। और उनमें से सबसे बड़ा
सेंक्शन ये है कि जर्मनी अपनी खुद की रूर वैली का कोयला इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ये सेंक्शन लगाए थे ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स में। इसलिए ही मैकेंडर जी ने कहा था, जर्मनी डिफीटेड डज नॉट मीन्स जर्मनी डिस्ट्रॉयड। इसलिए दोस्तों मैकेंडर जी ने पाइवोट एरिया को शिफ्ट करने के लिए सोचा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये नया पाइवोट एरिया है क्या, जिसको कि मैकेंडर जी ने नाम दिया था हर्टलैंड। तो देखते हैं दोस्तों हर्टलैंड है क्या। तो एक बार फिर से चलते हैं वर्ल्ड मैप पे और ये देखते हैं कि रूस में 3 बड़ी नदियां बहती हैं, ओक, येनिसे, लेना। तो दोस्तों ये ओक जो रिवर है ये यूराल माउंटेन्स के ईस्ट में बहती है और ये जो लेना रिवर है वो रूस के ईस्ट में बहती है। अब मैकेंडर जी ने किया क्या, जो लेना रिवर है वहां से पाइवोट एरिया हटा दिया। और वो क्यों हटाया, वो इसलिए हटाया क्योंकि वहाँ पूरे टाइम जमा रहता था। दोस्तों ये जो मैकेंडर जी ने जितना एरिया लेना रिवर की तरफ से घटाया था, इनने उतना ही एरिया बाल्टिक सी तक वेस्ट में बढ़ा दिया और साउथ में भी ब्लैक सी तक उतना ही एरिया बढ़ा दिया। अब दोस्तों ये जो नया एरिया निकल के आया इसे मैकेंडर जी ने नाम दिया पाइवोट एरिया, हर्टलैंड एरिया। और जो मैकेंडर जी के हिसाब से पाइवोट एरिया भी था। और अब दोस्तों मजे की बात ये है, जो आप भी सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैकेंडर जी ने पाइवोट एरिया को जर्मनी से बचाने के लिए जर्मनी के पास ही क्यों रख दिया। वो दोस्तों इसलिए रख दिया क्योंकि अगर पाइवोट एरिया रूस के नॉर्थ ईस्ट में रहता और जर्मनी पाइवोट एरिया पे हमला करता तो रूस को ही अकेले जर्मनी से लड़ना पड़ता और रूस की फ्रेंडशिप कंट्रीज वहां तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती बीच में। पर दोस्तों अब जर्मनी के पास करके ये फायदा हुआ है, मैकेंडर जी ने सोचा अगर फ्यूचर में जर्मनी अगर पाइवोट एरिया पे हमला करेगा तो सिर्फ रूस ही नहीं, रूस के सारे फ्रेंड्स और यूरोपियन कंट्रीज सब मिलकर रूस का साथ देंगे और जर्मनी के साथ लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यहाँ तक की वीडियो देख के आपको हर्टलैंड थ्योरी के बारे में समझ आई गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। और मेरी वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।